तो पीरियोडिकल पीरियोडिक टेबल में मैंने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बता दिया था। नीचे जाने से मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। और आगे जाने से घटता है। और डायगनल आने से क्या होता है? सेम ही रहता है। मतलब अगर लिथियम से सोडियम की तरफ आ रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ गया तो मेटालिक कैरेक्टर, लिथियम से मैग्नीशियम आएंगे तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। और इसी वजह से मैं याद होगा कि ये बोरान से लेके इस तरफ जब जाते हैं, यहाँ पर ये सारे मेटलॉइड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या रहता है? सेम। और यहाँ से ये वाले सब भी क्या रहते हैं? मेटलॉइड रहते हैं। इधर सब क्या रहते हैं? मेटल। डायगोनल जाने से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑलमोस्ट क्या रहती हैं? सिमिलर रहती हैं। और इसको ही हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं? डायगोनल रिलेशन बोलते हैं। लिखो। इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, elements present at elements present at diagonal of each other have almost similar properties. Most similar property. सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं उनके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होती है? मैग्नीशियम का। बेरिलियम की किसके साथ? हाँ। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच करती है? एल्यूमिनियम से। इसका थोड़ा डायगोनल रिलेशनशिप ना बोल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोल सकते हैं। थोड़ा दूर है। ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। जरूरी है कि तुम्हारे साथ हुआ वो सबके साथ हो? हाँ ठीक है। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस में चारों लोग खुश रहते हैं। बेरिलियम और सिलिकॉन का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा? सिमिलर। क्या? अरे यार, ये अब उसमें चले जाएंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं वो उसमें देखो। इनको लॉन्ग डिस्टेंस को ज़्यादा समझना है। डायगोनल रिलेशन पहले समझ लो। कार्बन की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी ऑलमोस्ट? नाइट्रोजन की। सल्फर से ऑक्सीजन की। क्लोरीन से। और फ्लोरीन की वे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोरीन का आर्गन के साथ मैच नहीं होता। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया? देखो। नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के? पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो कोई भी एक रैंडम मेटल उठा लो। सोडियम सबसे बढ़िया लगता है। इसका ऑक्साइड क्या है? Na2O। इसको पानी में डालेंगे, क्या बनेगा? OH। और पानी का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। और Na2O मिलाने से उसमें क्या आ गया? बेसिक कैरेक्टर। मतलब सोडियम ऑक्साइड के अंदर कैसा नेचर है? बेसिक नेचर। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। कोई भी एक नॉन मेटल, सल्फर ले लो, इसके इसमें पानी मिलाओ तो क्या बन रहा है? H2SO4। दिख रहा है ना? H2SO4 क्या है? एक एसिड है। नॉन मेटल मतलब SO4 के ऑक्साइड के अंदर कैसा नेचर होगा? एसिडिक नेचर होगा। फोन रख दे बे। कसवे में फ़ोन मिलाने लग जाते हैं। ठीक है।
हाँ हाँ, बाद में वो सब बाद में, क्लास के बीच में बोले थे तुम, क्लास के बीच में ही शुरू हो गया, 2 क्लास के बीच में बोले थे, 1 क्लास के बीच में नहीं। पूरी लाया हो ना? वेरी गुड। क्या बता रहे थे तुम तो मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे बे? बेसिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड, अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये समझ में आता है? मतलब अगर नीचे जाएंगे, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो ज़्यादा बेसिक होते जाएंगे या कम बेसिक होते जाएंगे? ज़्यादा बेसिक। अगर मैं बात करता हूँ LiOH की, NaOH की, KOH, RbOH और सीजियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में से सबसे ज़्यादा किसका हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा? सीजियम का हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है? और ऐसे अगर रैंडमली सीजियम का नहीं पूछता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूछता है, दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा। दिख रहा है ना? और आगे जाने से बेसिक नेचर क्या होगा? घटेगा। KOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा या CaOH ट्वाइस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? KOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर अगर ऐसे, अगर इसकी बात करते हैं FeOH थ्राइस की बात करते हैं, ये क्या होगा? और कम बेसिक होगा। जिंक ऑक्साइड क्या हो जाता है? और भी कम बेसिक हो जाता है। और सिलिकॉन ऑक्साइड क्या हो जाता है? एम्फोटेरिक नेचर का हो जाता है। ठीक है? तो मेटल होगा तो उसका ऑक्साइड बेसिक होगा, नॉन मेटल होगा तो उसका ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा, और मेटलॉइड होगा तो उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है? लिखो, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड increase down the group, increase down the group. And acidic nature of oxide, नीचे जाने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। तो उनके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। क्या लिखो, क्या लिखा है मैंने? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज। ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ेगा नीचे जाने से, पर एसिडिक नेचर क्या होगा? घटेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा या फास्फोरस का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा? नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, होता है N2O5, और इधर होता है P2O5। P2O5 और N2O5 में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होगा? N2O5। हाँ? और इन दोनों को पानी में डालना, इसको पानी में डालोगे तो मिलेगा HNO3, और इसको मिलाओगे तो पानी में मिलेगा H3PO4। तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड का मुकाबला। सेम वैसे ही नीचे जाते हो, और आर्सेनिक एसिड जो होगा HS, आर्सेनिक एसिड, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। ठीक है? तो नीचे जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने से क्या घटता रहता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से वाले कंपाउंड का होगा? क्लोरीन का वैसे सबसे बढ़िया रहता है ना? पर ऑक्सी एसिड में क्लोरीन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या? क्लोरीन का कौन सा ऑक्साइड बनता है? Cl2O3, Cl2O7, और इसको पानी में डालेंगे क्या बनेगा वे? HClO4। और HClO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हाँ? इसको पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, और ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि इसको हम लोग फादर ऑफ एसिड भी बोलते हैं, में एसिड का बाप। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना बे? ये समझ में आता है सबको? अगला लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर।
फर्स्ट ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ये और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी? लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही है ना? और तुम्हें याद होगा कि सोडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड खोलो, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट जब करवा रहे थे। ओपन करो सभी लोग। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम का जो आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड था फर्स्ट ग्रुप में, पहले वाले सेकेंड पीरियड में, सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनेशन एनर्जी किसकी थी? नियॉन की। हाँ, तो देख रहे हो या तुम नहीं देख रहे हो? वो तुम्हें मिला कि नहीं मिला? आयनाइजेशन एनर्जी ओपन करो, टॉपिक, उसमें खोजो क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मिला? उसमें वो वाला क्वेश्चन खोजो जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन तक। क्या सबसे ज़्यादा किसका दे रखा है? आर्गन का दे रखा है ना बे। उसके बाद किसका है? क्लोरीन का। उसके बाद फास्फोरस का है। और क्यों सल्फर नहीं आया बे, फास्फोरस आगे आ गया? टेबल कन्फिग्रेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और फास्फोरस के बाद क्या आता है? सल्फर। फिर क्या आता है? सिलिकॉन। फिर क्या आता है? मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम नहीं आता। ठीक है, बताया हुआ है क्यों, आई होप कि तुम्हें याद होगा। और उसके बाद आता है एल्युमिनियम, और सबसे लास्ट में कौन आता है? सोडियम। मतलब सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? बहुत ही आसान। ठीक है, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन ये बहुत आसानी से निकाल देता है। और क्या बनाता है? सोडियम प्लस। और इसका जो कन्फिग्रेशन आता है वो ये आता है। अब जब सेकेंड आयंशन एनर्जी देख रहे हैं, उस समय कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? P5, यही हो जाएगा ना बे। सेकेंड आयंशन एनर्जी का ट्रेंड जब लिखवा रहे थे वही सेम एलिमेंट्स का लेके, तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा था? सोडियम का ही सबसे ज़्यादा आ जा रहा है ना। थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम का फर्स्ट आयंशन एनर्जी सबसे कम है, लेकिन सेकेंड आयंशन एनर्जी सबसे क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोडियम पहला इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, सबसे इजीली, है ना। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगा बे? सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि नहीं देना चाहता? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सोडियम का जो स्टेबल चार्ज आएगा, आयनिक चार्ज, वो कितना आएगा? Na+ है। सोडियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा रहता है? +1 में रहता है। दिख रहा है ना? और क्योंकि इसी में क्या आ रहा है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तकलीफ में तो नहीं हो? इसका मतलब, अच्छा, तो इस प्रोसेस में आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना बे? सेम ऐसे ही पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा?4s1 फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए और K+ बनाया जाए, ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? 3p6। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा बे? बहुत आसान। क्या, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? बहुत ही मुश्किल। इसका मतलब क्या है? पोटेशियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है? +1। और ऐसे में इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है ना बे? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैल्शियम लेता, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ क्या? यही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हो ना? इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल हो, क्योंकि वो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन से निकाल रहा है।
ना। और इसीलिए जो पोटेशियम कैल्शियम वाला लिखवाएं कि नहीं लिखवाए हैं, अगर इसमें आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर बताएंगे तो सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होगी इस पूरे पूरे पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, डी वालों को छोड़ के, इनको हटा दो। सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होगी? क्रेप्टॉन की। दिख रहा है ना? अरे क्रेप्टॉन की होगी ना। और उसके बाद ब्रोमीन की, फिर आर्सेनिक की, सेलेनियम की नहीं बे, आर्सेनिक की। दिख रहा है ना? आर्सेनिक की क्यों ज़्यादा होगी? स्टेबल कन्फिग्रेशन है। फिर उसके बाद सेलेनियम आएगा, फिर जर्मेनियम, फिर कैल्शियम। दिख रहा है? और फिर उसके बाद गैलियम, और फिर सबसे कम पोटेशियम। दिख रहा है ना? ये ऑर्डर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, है ना, ऐसे में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पोटेशियम का आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा। और उसके बाद सबसे कम किसका होगा? कैल्शियम का, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम कन्फिग्रेशन होगा इसका, ये होगा। और अब वो आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है बे? आसान। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बहुत आसानी से। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो कन्फिग्रेशन आ रहा है ये आएगा, यही आ रहा है। तो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत मुश्किल से निकलेगा। दो इलेक्ट्रॉन तक तो निकालना इसमें आसान है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? बहुत मुश्किल है। और ऐसे में ये क्या करता है बे? फिर ये नहीं निकालेगा, इसका यही कन्फिग्रेशन रहेगा। तो अब इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। दिखाई दे रहा है ना? ऐसे ही अगर नियॉन का देखें, नियॉन का कन्फिग्रेशन क्या है? यही है। अब इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें और नियॉन प्लस बनाएं, क्या कन्फिग्रेशन होगा? P5। यही हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा कि बहुत मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। तो नियॉन जो है वो Na+ बनाता है कि Na- बनाता है? कुछ नहीं बना। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो भी बहुत एनर्जी लग रही है, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तब क्या होगा? तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ना ही क्या करना चाहता है, देना चाहता है। मतलब, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसका मतलब ये है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंपाउंड, वो एलिमेंट क्या होता है बे? स्टेबल हो जाता है। वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर स्टेबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा कि लूज करना? और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का पुराना वाला कन्फिग्रेशन लिखते हो, कितना आता है? 2887, यही ना? यही आएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये लूज करना, 287 होता है क्या? 287 है ना? 7 लिखा है। 287 लिखा है। तो ये Cl+ बनाता है कि Cl2+ बनाता है? Cl- बनाता है। और Cl- में क्या कन्फिग्रेशन आएगा? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल पे? जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, एलिमेंट क्या हो जा रहा है बे? स्टेबल। इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे नियॉन है, ऑर्गन है, ये सब नहीं रिएक्ट करते। लेकिन जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कुछ भी करके रिएक्ट करके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन ले आना पसंद करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लाना पसंद। समझ में आता है ना? देखो, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहे थे क्या? हाँ, तो लिख लो, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ठीक है। सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। 17 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1। 18 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0। 16 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -2। और ऐसा करके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं?
8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उसी से स्टेबिलिटी आती है। क्या ऑक्टेट रूल लिखो। एलिमेंट्स हैविंग, लिख लो तो लिखा हुआ। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग। यहीं से स्टार्ट। सदमे में हो क्या तुम लोग? डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तब। जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल। और ये जो रूल था ये दिया था अपने लुईस साहब ने। लुईस साहब को जानते हो तुम लोग? नाम सुने होगे तुम लोग कई सारे। लुईस एसिड बेस वाले साहब। तुम लोग को आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया मैंने? अच्छा। हाँ ठीक है। आप ले आवे दो ना। कल टेस्ट भी देगा तुम लोग? कोई टेस्ट नहीं था? क्लास लगवा। तुम लोग का ठीक चल रहा है तो अब जरूरत। इस वीक में ज़्यादा क्लासेज नहीं लगाए हैं, डेली की एक क्लास है वही जो रेगुलर, तो एक क्लास ही लगेगी। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो, वही ना? बताइए तुम्हें। फिर भी बता देंगे। क्या नाम? किसी का नाम नहीं याद रखना। याद करने वाला वो कैसे मैं याद कराऊंगा? वो तो याद नहीं रहता तुम्हें खुद। ट्रिक वो जो कुछ क्या बोलते हैं, हाँ निमोनिक, वो मुझे नहीं आता। तो सब बकवास कौन पढ़ाता है वह निमोनिक? पता नहीं क्या क्या कुछ निमोनिक तो है यार, मुझे वो याद करने में मुश्किल हो जाते हैं। उससे अच्छा तो एलिमेंट का नाम ही याद रख। लिख लिया? एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बे? ये सब। लिख लिया? देखो केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं पढ़ा है तुम लोगों ने? अरे कितने टाइप का केमिकल बॉन्ड होता है बे? कितने लोग दो टाइप के बॉन्ड पढ़े हो? दो टाइप वाले हाथ उठाओ। सिर्फ दो? तीन टाइप वाले हाथ उठाओ। चार टाइप वाले?
कौन कौन से बॉन्ड पढ़े हो तुम, पहले ये बताओ। आयनिक बॉन्ड सब जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े होगे, पढ़े हो ना? बनाना बॉन्ड पढ़े होगे, नाम तो सुना ही हो। बटरफ्लाई बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पढ़े होगे ना? हाइड्रोजन बॉन्ड बता चुके हैं। जेम्स बॉन्ड सुने होगे। कितने टाइप के बॉन्ड सुने हो तुम, ये बताओ। कितने बताए, सारे सुने हो? सब बकवास। सिर्फ कुछ नया बॉन्डिंग बताएं। ठीक है, लिखो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। देखो बॉन्ड ना, बॉन्ड के बारे में बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन होता है। बॉन्ड को जो देखने का तरीका है वो डंडी की तरह नहीं। क्या है बॉन्ड? हमेशा क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। और बॉन्ड सिर्फ तीन टाइप का होता है। एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में तुम लोग को वैसे सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाना चाहिए था, पर क्योंकि सॉलिड स्टेट अब सिलेबस से निकल चुका है, तो अभी मेटेलिक बॉन्ड के बारे में तुम्हें नहीं जानना है। चिंता मत कर। सिर्फ कितने टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं? तो एक जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा जिसको कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी जितने बॉन्ड है सब फर्जी बॉन्ड है। पढ़ना है पर हैं फर्जी। तो जैसे मान लो कि एक एलिमेंट है सोडियम, और इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 281, यही होगा ना बे? और दूसरा कोई एलिमेंट है क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 287। इन दोनों में ही सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। हाँ, तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल वे? अनस्टेबल। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये भी स्टेबल है कि अनस्टेबल? स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए होता है? 8 चाहिए होता है। तो सोडियम के पास दो ऑप्शन है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। कौन कौन से दो ऑप्शन है? या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, और या फिर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्या करना आसान है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बनाएगा Na+, और इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 8। क्या ये स्टेबल हो गया? क्लोरीन, हालांकि क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज। क्या करना आसान है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कितना बनाएगा? Cl-। और ये इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 288। क्या? अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। स्टेबल हो गया कि अनस्टेबल में? स्टेबल हो। अगर सोडियम और क्लोरीन को एक साथ मिक्स कर दे, हाँ, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को, तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल। और दोनों स्टेबल हो गए तो घर चले जाएंगे क्या अपने? दोनों स्टेबल हो जाएंगे तो फिर घर चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई? घर नहीं जा सकते अपने। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो Na और प्लस और Cl माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा बे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये चार्ज अभी यहीं पे रहता है। अगर चार्ज न्यूट्रल हो जाता तो फिर घर नहीं चले जाएंगे, कोई फोर्स ही नहीं है तो घर चले जाएंगे। पर चार्ज वहीं रहता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वहीं रहता है, ठीक है। पर चार्ज हम बनाते क्यों नहीं है फिर, आलस की वजह से, ठीक है। NaCl में Na पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और वो बनाना चाहिए। वैसे कहीं भी NaCl लिखा रहता है तो चार्ज बना नहीं रहता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि Na पे प्लस है और Cl पे क्या है, माइनस। तो इसको लिखते कैसे हैं, NaCl, ठीक है। और चार्ज रहता है गायब हो जाता है, रहता है। यहाँ Na और Cl के बीच में किस तरह का फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसीलिए इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं, या फिर आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना बे। देखो, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से बना है कि शेयरिंग की वजह से बे, ट्रांसफर की वजह से। एक तो वही मतलब है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा यूज़ होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से 3 क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा। एक क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से कहाँ से आता है, पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ऐसे ही बता दूँ। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बे, वही सोडियम क्लोरीन वाला, ये वाला। देखो, अभी जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं, ये 9th 10th की केमिकल बॉन्डिंग। और मुझे पता है कि तुम 9th 10th भी ढंग से नहीं पढ़े हो, और 11th 12th तो खैर आने वाली है। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में जीरो नॉलेज है, मान के चलूँ या मान लूँ कि थोड़ा बहुत आता है तुम्हें, जीरो नॉलेज है ना, हाँ ठीक। क्या, बॉन्डिंग का बी भी नहीं है, ज़्यादा सही है। केमिकल काइनेटिक्स में तो थोड़ा बहुत सी पढ़े होगे, तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता। सी के बारे में जानना ही है, मेरी क्लास में कहाँ बैठे के सामने खड़े। आप लिए वे, तो यहाँ एक छोटी चीज़ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.5 से, अगर 1.7 से अगर ज़्यादा है तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। अगर 1.7 से कम है तब कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर 1.7 हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब देखें, ठीक, देख लिया। अच्छा, इस प्रोसेस में अगर तुम ध्यान से देखो, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज में, और एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज, एब्जॉर्ब। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी ना बे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है।
पहले वाले स्टेप में, उस वाले स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कितनी, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर, और इस वाले में एनर्जी रिलीज होगी कितनी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर। अच्छा, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ओवरऑल या रिलीज होती है? अब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज, क्योंकि बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा होगा या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम पे? तो कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनना होगा तो हमेशा ही एनर्जी क्योंकि रिलीज होती है, ये जो एनर्जी रिलीज है ओवरऑल ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज़्यादा होगी बे, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लिखो अगला पॉइंट, एज द बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जो नॉन मेटल है वो ज़्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल के। कभी कभी ना एग्जाम में यही क्वेश्चन दे देता है कि ये एक मेटल है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ये है, और इसकी ये एक नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है, दोनों को मिला के अगर एक कंपाउंड बनाए तो वहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक होगा या कोवेलेंट। ठीक है, कैसे पहचानोगे, दोनों को बराबर करके देख लेना, जो ज़्यादा होगा अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है फिर आयनिक बॉन्ड बनेगा, नहीं तो फिर कोवेलेंट। क्या आप लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन का। आप लिया ना बे, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्वेश्चन बाद में करा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? अब आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि वीक होता है बे? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो वो बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कम एनर्जी, ईजिली टूट जाएगा कि मुश्किल से टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो क्या? अच्छा, क्योंकि उसमें आयन्स हैं तो अगर आयन रहेंगे तो पानी में डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पानी में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तीसरा, क्या ये क्योंकि आयंस प्रेजेंट हैं, चार्ज प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे कि इंसुलेटर पे? हाँ, तो सॉलिड में अगर हैं तो चार्ज तो रहता है, पर क्या वो चार्ज मूव कर सकता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज होना जरूरी है कि चार्ज का मूव करना जरूरी है? चार्ज का मूव करना जरूरी है। अगर NaCl सॉलिड है, सॉलिड NaCl में क्या चार्ज है या नहीं है? कैटायन और एनायन दोनों हैं, लेकिन क्या चार्ज वो मूव कर सकते हैं क्या वे? नहीं मूव कर सकते। तो क्या कंडक्टर, ये NaCl सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर? इंसुलेटर होगा, चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, पर अगर इसी को मेल्ट कर दें या पानी में डाल दें तो फिर चार्ज है या नहीं है? पानी में डालने से चार्ज रहता है, गायब हो जाता है? चार्ज रहता है। और क्या वो चार्ज मूव कर सकते हैं? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? और इसीलिए एक्वस मीडियम ऑफ NaCl जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। हाँ, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, देखा होगा 3 इडियट में तुम लोगों ने। हाँ, सॉल्ट वाटर, ऐसे सॉल्ट सॉलिड में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे NaCl ले लो पाउडर और उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल के देखो तो करंट नहीं फ्लो होता। ठीक है, और एक्वस वाले में करंट फ्लो डाल के चेक मत। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहला है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी में जो पोलर सॉल्वेंट होंगे उसके अंदर सॉल्युबिलिटी, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा ना, लाइक डिजॉल्व लाइक टाइप का कुछ। आयनिक कंपाउंड कैसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं,
पोलर में, पर नॉन पोलर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और कंडक्टिविटी में भी सेम वही, सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमारे पास इसको छापने के लिए 3.5 मिनट का समय, जल्दी करो। जो बकवास की है हिंदी में उसी को अंग्रेजी में लिख रखे हैं, पहले से लिख के इसलिए ले आए हैं क्योंकि बार बार बोलते हैं सर रिपीट कर दिए, तो मेरा मन नहीं करता। लिखा हुआ है, जितनी बार रिपीट करके पढ़ना है पढ़ लो। क्या बोला इसने, वो तो मैं हूँ, थैंक यू। तो लोगों को क्या सही लगता है, मैं ब्लैंक पीपीटी पढ़ाता हूँ तब या पीपीटी बना के लाता हूँ तब? ब्लैंक पीपीटी पे ज़्यादा सही लगता है। कितने लोग चाहते हो कि सर ब्लैंक पीपीटी ही पढ़ाया करिए, लिख के मत लाया करिए? और कितने लोग चाहते हो कि नहीं लिख के लाया करिए, ज़्यादा आसान पड़ता है? बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई हमें थोड़े पढ़ना है, जैसे जाओ वैसे पढ़ो, है कि नहीं भाई? ठीक है। पीपीटी बना के लाने में मुझे थोड़ा उतना मन नहीं करता, क्योंकि उसमें एक तो मेहनत लगता है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीपीटी बोल के पढ़ रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा है, अगर पीपीटी बोल के पढ़ना है तो ऐसे ही बोल के पढ़। मुझे नहीं पसंद है, पर अगर जैसा तुम्हें होगा वैसा ही कर देंगे। हाँ, ठीक है फिर, अगली क्लास से नहीं बना के लाएंगे। अरे नहीं, कौन बोला? ठीक है, फिर बना के ला देंगे। ऐसा करेंगे, दोनों कर लेते हैं, हाइब्रिड कर लेते हैं, थोड़ा बना के लाएंगे, थोड़ा लिखवा देंगे। ठीक है, छापो जल्दी से। और सिर्फ छापना नहीं है, समझना भी है, क्योंकि अभी जो समझाए हैं उसको समझ में आना चाहिए। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका क्यों हाई होता है बे? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिबिलिटी इनका आयनिक वाले में ज़्यादा होगा, पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉलिबिलिटी कम होगी। और जो सॉलिबिलिटी होगी उसमें जो हाइड्रेशन होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्ज डेंसिटी के, Q/R के। और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, पूरे साइंस में हर जगह पे चार्ज डेंसिटी को चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सिर्फ केमिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जिसमें चार्ज बाय रेडियस से डिफाइन किया जाता है। क्या? क्योंकि थोड़ा अजीब भी लगता है, यहाँ पे तो एटलीस्ट चार्ज बाय वॉल्यूम कर ही देना चाहिए। ठीक है, यही चला आ रहा है तो यही। और कंडक्टिविटी में प्योर आयनिक सॉलिड कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। 3.5 मिनट हो गया था, अभी नहीं हुआ। तेरा प्रिंटर लाना पड़ेगा। वैसे तुम लोग को पीडीएफ मिल जाता है ना? नहीं मिलता? अपने में लड़ लो तुम लोग। छाप लिया होगा।
लिख लिया ना बे? ठीक है, लिख लेना। कितने लोग अभी लिख रहे हो? अब लिख ही रहे हैं। जल्दी लिख, जल्दी लिख। हो गया तो साउंड बेटर। लिख लिया होगा। ठीक। मान ले कि दो क्लोरीन एटम, इसका भी 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 287। और ऐसे ही दूसरा भी एक क्लोरीन एटम है, इसका भी 287। क्या ऐसे में अगर मैं मान ले कि इसमें से क्या करता हूँ, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, क्या तो ये इसका कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा? Cl-, और इसका भी कन्फिग्रेशन 288 हो जाएगा। और क्या करो, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दिख रहा है ना? इसका भी 287 हो जाएगा। दोनों स्टेबल हो गए हैं क्या बे? अरे स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए? और स्टेबल हो गए तो फिर घर चले जाएंगे क्या? स्टेबल होने के प्रोसेस में इनके ऊपर क्या आ गया है? चार्ज। ये दोनों Cl- चिपक के क्या बना लेंगे? Cl2 बना। दिख रहा है ना? यस सर। अबे इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल? Cl2 बनाना है ना, तो ऐसा करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, अरे इसको ऐड करना था ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, इसको प्लस बना। अब इस पे एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों चिपक के क्या बना लेंगे वे? Cl2 बना ले। दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? ठीक तो है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका, अरे हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये वाला कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर ये चेंज हो जाएगा तो ठीक है यार। तब भी ये प्लस माइनस आ गया ना, तो ये दोनों चिपक के क्या बना लेंगे? क्यों बे? तो ये स्टेबल हो गया है, लेकिन ये वाला स्टेबल हुआ क्या? ऐसे में ये क्लोरीन हमसे सवाल पूछेगा, क्या है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी थी कि उसको स्टेबल कर दिया और हमको अनस्टेबल कर दिया, है ना? और जस्ट बिकॉज कि ये वाला क्लोरीन मेरे ज़्यादा क्लोज है, मैं इसको स्टेबल कर दूंगा और उसको अनस्टेबल, ऐसा थोड़ा करूंगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ में कभी न कभी मैं इस वाले क्लोरीन के क्लोज जाऊंगा। और ऐसे, ये क्या इमेजिन कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्लोरीन, क्लोरीन की बात चल रही है। इनको अपनी तो कोई लव स्टोरी बनी नहीं, दूसरे वाले पे ही कोई बात। तो क्या ऐसे करना लॉजिकल है कि नहीं? अबे ऐसे, अगर एक एलिमेंट स्टेबल हो जाता है दूसरा अनस्टेबल, तो भी तो स्टेबिलिटी तो आ ही रही है थोड़ी बहुत। ये कोई सही तरीका नहीं है स्टेबल करने का, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं, दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मेरे लिए दोनों क्लोरीन बराबर है, तो मैं दोनों को ही, एक को स्टेबल और एक को अनस्टेबल नहीं कर सकता। ऐसे मैं क्या करूँगा, मैं इन्हें समझाऊंगा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। और इसके पास भी कितने हैं? 7। दोनों ऐसा करो, एक बिजनेस करते हैं। ये है डब्बा, डब्बा है स्टेबिलिटी का बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या करो कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दो और तुम भी अपना एक, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके काउंट किए जाएंगे, किसका इलेक्ट्रॉन माना जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन। जैसे मान ले दो लोग मिलके एक पान की दुकान खोलना चाहते हैं, ठीक है?
और पान की दुकान खोलने में 1 लाख रुपए लगते हैं। अरे ज़्यादा लगेगा यार, मतलब घूमते उसमें सामान वामान आता है तो 1 लाख लगेगा रजिस्ट्रेशन। क्या? अरे पूरा रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा पैसा लगता है। ठीक है। अब मान लो किसी एक आदमी के पास 50,000 रुपये ही है, तो क्या वो पान की दुकान खोल पाएगा? नहीं खोल। हाँ नहीं खोल पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, किसी और से 5,000 रुपये लेगा, शेयरिंग में खोलेगा। तो पान की दुकान किसकी मानी जाएगी? दोनों की। सेम वैसे ही ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके काउंट होंगे, पहले वाले क्लोरीन पे या दूसरे वाले क्लोरीन पे? अगर इस पे काउंट होंगे तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास भी टोटल कितने हो गए? 8। अब दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल। और स्टेबल हो गए तो घर चले जाएंगे क्या? अ, घर नहीं जा सकते, क्योंकि घर जाने के लिए ये फिर ये बीच में से शेयरिंग क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और ये शेयरिंग तोड़ने के लिए, जैसे ही ये शेयरिंग तोड़ेंगे, इस क्लोरीन के पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। और फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। घर नहीं जा सकते। अब इसी शेयरिंग की वजह से इनको क्या रहना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। ठीक है। साथ में रहना पड़ेगा क्योंकि इसी से स्टेबल रह सकते हैं। और क्या यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चार्ज तो नहीं डेवलप हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं है। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर, या फिर बॉन्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बॉन्ड पेयर। और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख, कुछ ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड पेयर या लोन पेयर। क्या? तो ये इसको हम लोग जो शेयर्ड हुए हैं इनको शेयर्ड पेयर बोलेंगे या बॉन्डेड पेयर बोलेंगे। और जो शेयर नहीं हुए हैं उसको नॉन बॉन्डेड पेयर या फिर क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है कि शेयरिंग हुई है? शेयरिंग हुई है। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोले। देखो कोवेलेंट बॉन्ड, the force of attraction generated due to sharing of electron is called covalent bonding। और obviously अगर 1.7 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस ज़्यादा हो जाए, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम हो जाएगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या? और एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? यही वो पुराना वाला। क्या? ये नहीं कर सकते भाई, ये गलत है। आप आप लिख लिया। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हुए? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत ही कम होता है।
कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? काफ़ी ऐसा कुछ नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं ना, के बावजूद भी कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। ये चीज़ ना मुझे कभी समझ में नहीं आई कि यार कोवेलेंट बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड को मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो और मैं ही ये कह रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत आयनिक बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रांगर होता है? कोवेलेंट ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। और मैं ही कह रहा हूँ कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। ऐसा क्यों बोलता हूँ? या कहीं भी कोई क्यों बोलता है? ऐसा क्यों होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होने के बावजूद भी कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, तुम लोगों ने पढ़ा है ना कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? नहीं पढ़ा है? पर तुमने ये पढ़ा है कभी कि कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर होता है? ये तो नहीं पढ़ा है क्या? तूने पढ़ा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या बता रहा? तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या फिर? कौन बताएगा वे? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है। क्या? अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं देन आयनिक बॉन्ड, फिर भी कोवेलेंट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। ऐसा क्यों? कोई आइडिया? लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है? लोन पेयर से क्या दिक्कत हो जाएगी? रिपेल करने लग जाएंगे। आइडिया? तू खड़ी हो। हाँ हाँ, बैठ जा बैठ जा। तू खड़ा हो एकदम पीछे, ना ड्रेस में आया जो। बता। कोई आइडिया नहीं है? बैठ जा बैठ जा। तू खड़ी हो बे? किता? इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बैठ जा। आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड बनते हैं, हाँ, वो किसके किसके बीच में बनते हैं? कैटायन और एनायन के बीच में, ठीक है। और ढेर सारे कैटायन और ढेर सारे एनायन एक दूसरे के साथ क्या बनाए रहते हैं? बॉन्ड बनाए रहते हैं, ठीक है? इस तरह का आयनिक लैटिस बनता है। अब मैं थोड़ा सा गलत बना दी। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है आयनिक कंपाउंड। यहाँ हर एक कैटायन इसके साथ बॉन्ड बनाया रहता है, एनायन के साथ बॉन्ड बना रहता है। तो अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे ये आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में बना हुआ आयनिक बॉन्ड क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए आयनिक बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत। पर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड और दूसरा क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड, ऐसे में ये जो दो क्लोरीन के बॉन्ड है इनके बीच में आपस में कोई बॉन्ड नहीं होता मॉलिक्यूल में, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए मुझे ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या तोड़ना है? ये वाला बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बहुत ही क्या होता है? वीक होता है, बहुत वीक होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में एक्चुअली में उनको सेपरेट करने के लिए अपने को कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है कि नहीं है? सिर्फ कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं हम लोग? वंडरवॉल। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है ना? पर अगर कभी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना ही पड़ जाए
जैसे मान लो कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड, डायमंड का बॉन्ड, डायमंड में हर एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा रहता है? 4 कार्बन के साथ। और इस तरह का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, ये तुमने रटा होगा, रटा है कि नहीं रटा है? हाँ, इसी को नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। सारे कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रली जुड़े रहते हैं। अब इसमें डायमंड में अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है तो कुछ भी करके, अगर मुझे इसको बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने ही पड़ेंगे। और ऐसे में इस डायमंड को तोड़ना क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की बारी आती है तो डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ बन जाता है, क्या जल्दी टूटता ही नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि आयनिक बॉन्ड? वही NaCl का अगर कोई क्रिस्टल हो, NaCl का कोई पत्थर है बड़ा सा, उसको तोड़ो बहुत आसानी से टूट जाएगा, हथौड़े से मारो टूट जाएगा। डायमंड को हथौड़े से मारो, हथौड़ा ही टूट जाएगा। ठीक है, डायमंड जल्दी नहीं टूटता है क्योंकि उसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? कोवेलेंट। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? आयनिक। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होने के बावजूद भी, स्ट्रॉन्गर होने के बावजूद भी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्या? सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड पोलर होते हैं कि नॉन पोलर? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहते हैं? नॉन पोलर। और इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा रहती है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा रहती है, पोलर सॉल्वेंट में कम रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? चार्ज ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट? ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे ये लिखा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग शेयरिंग आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर, और इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड नॉन बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर। लिखा है कि नहीं? अच्छा लिखा है नहीं, बस बताया था। ये लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो, और फिर लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इतना दूर से फोटो भी ले लिया तूने? हाँ, काम करता है उतना दूर से? मेरी फोटो लेना भी मत। क्या लाइटिंग नहीं मिल पा रही उतनी? हाँ, ये कहना चाह रहा? सामने ही बेइज्जती कर रहे हैं। लिख लिया होगा? 2 लाइन भी नहीं लिखने में? कॉपी में 4 लाइन बन रहे हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जो जो बकवास किए हिंदी में वही सारी चीज़ें इंग्लिश में लिख के ले आए। ठीक है, हिंदी में ही लिखवा दें। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखो, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वेरी लो। ये तो बताया ही है। रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर या तो लिक्विड रहते हैं या तो गैस रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात करें, जस्ट वही पता है, पोलर सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है। और कंडक्टिविटी भी बता ही चुके हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं।
इंक्रीज विथ क्या लिखवाया? अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, पॉइंट बॉइलिंग। इंक्रीज विथ का मतलब क्या होता है? दोनों साथ साथ बढ़े, क्या? और ये सब बकवास बातें तुम पहले भी पढ़ चुके हो, इसीलिए बस लिखवा रहे हैं, ज़्यादा समझा नहीं रहे। जो समझने वाला टॉपिक है वो 11th 12th का जो केमिकल बॉन्डिंग है वो ज़्यादा समझने वाला। ये सब तो पढ़ाया ही जाता है। नहीं पढ़ाया गया? जाया करो स्कूल। क्या तुम्हारी फीस कम, फीस नहीं भरने वाला कोई था? सरकारी स्कूल था तो क्या हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, उसमें तो बढ़िया पढ़ाते थे टीचर वगैरह। तो क्या खाली मिड डे मील के लिए जाते थे तुम लोग? शक्ल से तो इतने गरीब लगते नहीं हो तुम लोग। अरे उसको बेच के कितना मिलेगा? 1-1.5 लाख रुपए मिलेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी। दूसरा ले। अच्छा, वो अलग से दिखती। हाँ, वो अलग से दिखती भी है, पता नहीं क्यों मेरे भाई ने वो कलर चूज किया था, पता नहीं। कहीं अगर खड़े करो नो पार्किंग में, सबसे पहले मेरी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। क्या कह रहा है? अरे वो उसी कलर में बिकती थी पहले, तो ले आया मैं। कोई बात नहीं। वो अलग से ही दिखती है सड़क पे, वो कोई सड़क चलते हुए लोग हो तो पहचान जाते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, और किसी को वो भी नहीं सकते। पूरे लखनऊ में गिन के 5-6 हैं, वो सबको मैं जानता हूँ, उसी कलर की वजह से। छाप लिया होगा। तुम लोग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं बे? चलो चेक कर लेते हैं, लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। नॉन पोलर में कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, पोलर में इनसॉल्युबल। यही तो लिखवाया। हाँ, लाइक डिजॉल्व लाइक्स बताया ना। अगर पोल आयनिक कंपाउंड होगा तो वो पोलर में सॉल्युबल होता है बहुत आराम से, क्योंकि वहाँ पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रेशन हो जाएगा। क्या, या इसको इन जनरल सॉल्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर नॉन पोलर कंपाउंड होगा या फिर कोई कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसका सॉल्वेशन तो होगा नहीं, फिर वो एक नॉन पोलर में इजीली डिजॉल्व। तुम दोनों ट्विंस हो क्या, तुम और तुम? आज दोनों एक साथ आए हो या ऐसे ही हमेशा अलग अलग? रोज एक साथ आते हो? मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं देखा ही नहीं, मैं देखा यार ये कभी 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 सही जवाब देता है, कभी कभी गलत जवाब देता है। तो मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहता था कि अब कौन सही जवाब देता है कौन गलत देता है, ये भी मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक है आपसे। तो मम्मी तुमको 2 बार खिला देती थी क्या इसके चक्कर में? अच्छा। कभी कभी क्या होता है, मम्मी लोग समझ नहीं आता है, एक को खाना खिला दिया, फिर रोने लगा, फिर उसी को दोबारा खिला दिया। ट्विंस में अक्सर ऐसा हो जाता है। छाप लिया होगा। बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन लिखेंगे। राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड यहाँ पे लिख रखे हैं, तुम्हें इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं F2 का।
है ना, इस ऑर्डर में बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे पहले ये वाला ये, फिर उसके बाद ये वाला, तो ठीक है। पहले पहली वाली लाइन, फिर दूसरी वाली लाइन। पहले फ्लोरीन का मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। फ्लोरीन का पहले एटम के आउटर मोस्ट, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे, कितना होता है? 27। आप पुराना वाला भी लिख सकते हो, नया वाला भी लिख सकते हो, जैसे चाहे वैसे लिखो। पर फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, है ना? कौन 5 बोल रहा है? एटॉमिक नंबर बता। नहीं, कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा ना। 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी से बता, क्या होगा? 2s2 2p5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 ना? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वही बनाया क्या? और यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन होगा, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है? एक एक। तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेंगे। और इसके पास आउटर, इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और इसमें भी कितने हो गए? 8। तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं? 2, है ना? तो कितना बॉन्ड बनेगा? एक। बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे? एक। और लोन पेयर कितने हैं पे? तो इसके टोटल लोन पेयर 6 हैं, 3 3 लोन पेयर हर फ्लोरीन के पास। ठीक है, इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और इसको शेयरिंग बोलते हैं। और कोशिश करना कि हर गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबिलिटी किससे आती है? 8 से ही। ये समझ में आया ना? ये तो बनाया होगे तुम लोग, ये सिखाया गया होगा तुम्हें, यही बनाना है। जल्दी से सबका बनाओ, तुम्हारे पास समय है 4.5 मिनट। कितना समय बचा है मेरे पास? हाँ हाँ ठीक, बनाओ बनाओ। क्वेश्चन नहीं छापना है। क्या नाम है इसका? पुष्पा। वो झुकेगा नहीं साला वाला। ये बड़ा खुश हो रहे हैं यार। अच्छा, कोई बात नहीं, आज तुझे समझ में आ रहा है सब? ये अजीब बात है यार, आज तो मैं समझाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तू क्या बोल रहा था भाई? अच्छा अच्छा। हाइड्रोजन वाला बनाया हो? अब देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। और दूसरे हाइड्रोजन में भी एक। तो ये मैक्सिमम कितना शेयर कर पाएंगे भाई? तो ऐसे में तो इन दोनों के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए होता है? 8। तो ये क्या स्टेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे भाई? बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड का। और ये मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख ही सकता है? 2 ही रख सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। और इसीलिए हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट नहीं पूरा करता। हाइड्रोजन सिर्फ क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट पूरा करता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। तो अब से कभी भी किसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, बाकी सब एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा करना, खाली हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना? 2। क्या? क्योंकि हाइड्रोजन डिप्लेट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रख ही नहीं सकता है। क्यों नहीं रख सकता है वे? की औकात ही नहीं रखने की। उसके पास कितने ऑर्बिट हैं? एक। और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं?
देखते हैं क्या बना रहे हैं सब। बस उतना ही बनाए बे जितना मैंने बनाया, थोड़ा और अपने मन से भी एक तो बना। एक, ये गोला वाला नहीं बनाया तूने इसका, वो भी बना। ठीक है, आधा टापे। ये क्या किया है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, चार। ठीक। हाँ, स्विच डॉट भी बना। ये तो शेयरिंग दिखाया तूने, स्विच डॉट भी बना। ये क्या बना है बे? ये इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है? सात। गोले में तो सात थी, हाँ। गोला सही से बना, वो गोला नहीं रह गया। ये गोला वाला रफ पे बना रही है और इधर पेयर पे। जगह बचा के क्या करेगी? थोड़ा सा, थोड़ा जगह थोड़ा दूर दूर करके बना देते। क्या करोगे पन्ना बचा के बे, सब यहीं रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग दिखा रहा, ये इलेक्ट्रॉन अलग है, उसके इलेक्ट्रॉन अलग। ये भी तरीका सही है। अदर टर्न, सही से बना, सही से बना। इसको को बनाना ही नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और कितने होते हैं? 8 होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में। अगर 8 हो गए तो फिर रिएक्शन कहाँ है, कहाँ शेयरिंग करा रहा है? 8 हो गए, 8 रहे तो घर भेज उसको। कैसे 8 होते हैं जरा वो भी बता दे। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ तू क्या बता रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए? 8 ही चाहिए, तो शेयर करने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो क्यों बना रहा है फिर शेयर? रहने दे। कितना बनाया तूने ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में? तू ही था ना जो स्कूल नहीं जाता था? हाँ? बस खिचड़ी खाने स्कूल जाता था, मिड डे मील के चक्कर में। खाना अच्छा नहीं मिलता था उधर। खाना मिलना बंद हो गया तो स्कूल जाना बंद कर। आदत अब, अरे उसको बोल। ठीक है, पता नहीं क्या लिख रही है वहाँ पे। देखा ना, तो नहीं बना तुमने? नाइट्रोजन, सर, इलेक्ट्रॉन शेयर करा। दो। तो ऑक्टेट पूरा हो गया। तू देखा बंद क्यों किया तू? कुछ भी नहीं बनाया, कुछ तो बना। तुझे अगर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे यहाँ बना रखा है? ये तो अगर तुझे हाइड्रोजन का ही लूज डॉट स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा तो मोनोसेक्राइड का तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है तू? वो बन जा रहा है, हाइड्रोजन नहीं बन रहा है। कौन से स्कूल में गया है? तुम्हारे लिए तो, तेरे लिए तो स्पेशल स्कूल होगा कोई। हैं?
अभी नहीं, क्लास के बाद। कितना बचा है समय? समय समाप्त हो गया है क्या? तो ठीक है, फिर ऐसा करेंगे अगली क्लास में इन सब का लोइस डॉट स्ट्रक्चर बना के ले आना, ठीक है।